श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इकाई जातिवाद और प्रकरण जातिगत राजनीति की विशेषताएं। पिछले कलांश में हम जाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम जातिगत राजनीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जातिगत राजनीति निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला, जातीय संघों या संगठनों की जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया जाता है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपने समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। दूसरा, जाति शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना व एकीकरण को बल मिला है। क्षेत्र विशेष में कोई विशेष जाति राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती है। अगला पॉइंट, जाति व राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। पांचवा, जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातीयकरण भी हो रहा है। अब है अगला, जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव। जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद के निम्न सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला, जाति और राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। दूर दूर रहने वाले जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं। शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इससे लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास होता है। यही सामाजिकता एवं एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। दूसरा बिंदु, जाति की राजनीति ने अधिक से अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जाति में अपना दबदबा बनाए एवं अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा, जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शक्तिविहीन थी। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा मिलने लगा। ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई, शासन में उनकी सहभागिता बढ़ी। चौथा, जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। समाज की सभी जातियों के खानपान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार में निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करती है, अतः इन क्षेत्रों में समानता बढ़ती है। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती है। पांचवा बिंदु, रुडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के पद स्वप्नीय संबंधों को तोड़ दिया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई है। छठा पॉइंट बिंदु, जातिगत विभिन्नीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता। इसलिए एशिया, अफ्रीका एवं अन्य नव स्वतंत्र देशों के विपरीत भारत में लोकतंत्र बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बच गया। अब है अगला, नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट। D.R. गाडगिल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, आज प्रगति में बाधक है। जातिवाद से समाज में तनाव व संघर्ष पैदा होता है, राष्ट्र हित का नुकसान होता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है, सरकार दबाव में कार्य करती है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। जातिवाद स्वतंत्रता के बाद बढ़ा है तथा सभी दल इसका सहारा लेते हैं। जातिवाद के भारतीय राजनीति पर निम्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
पहला, बंधुत्व व एकता की भावना को हानि पहुंचती है। अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा होती है। समाज में तनाव एवं संघर्ष का वातावरण पैदा होता है। सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती है। गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर व मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में पैदा तनाव इसका उदाहरण है। दूसरा बिंदु, समाज के वातावरण में अमन, चैन एवं शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। जातियाँ अपने हितों के लिए तो संघर्ष करती ही है, कई बार सरकार के इस प्रकार के निर्णयों से भी समाज में अशांति पैदा हो जाती है। तीसरा बिंदु, जाति के आधार पर चुनाव लड़ना एवं जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम है। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्व बोध न समझकर जातीय वफादारी पर ध्यान देता है। यह देश व समाज दोनों के लिए घातक है। देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथ में चला जाता है, वे देश का भला नहीं कर सकते। चौथा बिंदु, जातिवाद की भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ जाती है। देश के प्रति भक्ति कम हो जाती है। लोग राष्ट्रीय हितों की बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। ये प्रवृत्तियाँ देश की एकता, भाईचारे एवं विकास में बाधा पैदा करती है। पांचवा बिंदु, जातिवाद के कारण से राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा पर होना चाहिए। जातिवाद की भावना से सिद्धांत एवं विचार गौण हो जाते हैं। छठा बिंदु, जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिसमें वैज्ञानिक व प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जातिवाद परंपरावाद को बढ़ावा देती है। सातवां बिंदु, अल्पसंख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। आठवां, सरकारें बड़ी व शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती है, अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपूर्ण समाज हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। नौवां बिंदु, कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलनों या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं, तोड़फोड़ की जाती है तथा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। औद्योगिक विकास एवं व्यापार का भारी नुकसान होता है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है तथा जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होता है। यह स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के जैसे लोकतंत्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है। समाज में फूट, विखंडन एवं संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित करती है। अगला, वोट राजनीति को बढ़ावा। राजनीतिक दल एवं नेता किसी को अपना वोट बैंक मानने हेतु उसकी उचित एवं अनुचित बातों एवं मांगों का समर्थन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए घातक है। राष्ट्रीय हितों की बजाय जातीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है, जिसका निदान असंभव है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति के बीच खाई पैदा नहीं करता, परंतु अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास का मत है, परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील एवं आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को बुरी इस तरह से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं रही। D.R. गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबावों से अधिक कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता सूत्रों में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। अतः जातिवाद देश, समाज एवं राजनीति के लिए बाधक है। लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है, न कि जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। अगला प्रकरण है सांप्रदायिकता, अर्थ एवं परिभाषा। जब एक धार्मिक समूह या समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों की समानता को रेखांकित करता है,
अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक ऐसे पृथक सामाजिक एवं राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं, उसके विरुद्ध भी हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिक कहा जाएगा। अगला, सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य। शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्रधानता देते हैं, जिससे समाज में फूट पैदा होती है। अगला बिंदु, सांप्रदायिकता का उदय। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन काल की समकालीन है। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, वे अपना शासन आराम से चलाते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का रहा है, उतना ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीतिक संघर्षों का भी रहा है। इसके आगे का भाग का अध्ययन अगले कालांश में करेंगे।